12 मार्च 1993 दोपहर 1:30 मुंबई। शहर की रफ्तार हमेशा की तरह तेज थी, लेकिन उस दिन हवा में एक अनजाना तनाव तैर रहा था। कुछ ही मिनटों में धमाकों की एक श्रृंखला ने पूरे शहर को हिला दिया। सड़कों पर धुआं, चीखें और खामोशी का एक भयावह मिश्रण फैल गया। यह सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, यह उस अदृश्य साम्राज्य की झलक थी जो वर्षों से परछाइयों में पल रहा था। उस साम्राज्य का नाम था दाऊद इब्राहिम। मुंबई की गलियों में 1970 के दशक में जन्मा यह नाम शुरुआत में सिर्फ एक छोटे अपराधी के रूप में जाना जाता था, लेकिन समय के साथ यह नाम धीरे धीरे एक ऐसी शक्ति में बदल गया जिसने कानून, राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को भी चुनौती दी। दाऊद इब्राहिम ने अपने शुरुआती दिनों में तस्करी और छोटे मोटे अपराधों के जरिए अपने लिए रास्ता बनाया, लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब उसने अंडरवर्ल्ड के पुराने खिलाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए अपना अलग नेटवर्क खड़ा किया। उस दौर में मुंबई का अंडरवर्ल्ड पहले से ही दो बड़े नामों के बीच बंटा हुआ था, हाजी मस्तान और करीम लाला। ये दोनों अपने अपने तरीके से शहर पर राज कर रहे थे, लेकिन दाऊद इब्राहिम ने इन दोनों की दुनिया में एक नई रणनीति के साथ प्रवेश किया। जहां पुराने खिलाड़ी सीमित दायरे में काम करते थे, वहीं दाऊद ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने संबंध बनाने शुरू कर दिए। दुबई उसके लिए सिर्फ एक ठिकाना नहीं था, बल्कि एक ऐसा दरवाजा था जिससे वह पूरी दुनिया के अवैध व्यापार में प्रवेश कर सकता था। 1980 के दशक तक आते आते दाऊद इब्राहिम का नाम डर का पर्याय बन चुका था। उसका नेटवर्क सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं रहा, बल्कि खाड़ी देशों, पाकिस्तान और यूरोप तक फैल चुका था। इस नेटवर्क में हर व्यक्ति की भूमिका तय थी और हर आदेश बिना सवाल के पूरा किया जाता था। यह एक ऐसा संगठन था जिसमें वफादारी ही सबसे बड़ी मुद्रा थी और गद्दारी की सजा सिर्फ मौत थी। लेकिन इस साम्राज्य की असली ताकत सिर्फ पैसे और हथियारों में नहीं थी, बल्कि उस खामोशी में थी जो उसके चारों ओर फैली रहती थी। कोई उसे देख नहीं सकता था, लेकिन उसका असर हर जगह महसूस होता था और धीरे धीरे यह असर सिर्फ सड़कों और बंदूकों तक सीमित नहीं रहा। यह पहुंच गया उस दुनिया तक जो सपनों को बेचती थी, सिनेमा की दुनिया। मुंबई की चमकती फिल्म इंडस्ट्री, जहां रोशनी, शोहरत और सपनों का कारोबार होता था, वहीं अब एक अदृश्य साया भी मौजूद था। फिल्मों में लगने वाला पैसा अब सिर्फ प्रोड्यूसर्स का नहीं रहा। पर्दे के पीछे से आने वाला काला धन कहानियों की दिशा तय करने लगा। कौन सी फिल्म बनेगी, किसे काम मिलेगा, किसका करियर खत्म होगा, इन फैसलों पर धीरे धीरे उस अदृश्य साम्राज्य का असर बढ़ने लगा। कुछ लोगों के लिए यह सिर्फ एक मौका था, पैसा, सुरक्षा और तेजी से सफलता पाने का रास्ता। लेकिन इस रास्ते की कीमत भी तय थी। फोन कॉल्स, दबाव और कभी कभी खामोश धमकियां, यह सब उस सिस्टम का हिस्सा बन चुका था। सिनेमा अब सिर्फ कला नहीं रहा था, वह एक मोर्चा बन चुका था जहां से प्रभाव और ताकत को और आगे बढ़ाया जा रहा था। दुबई की ऊंची इमारतों में बैठकर वह सिर्फ व्यापार ही नहीं, बल्कि इस फिल्मी दुनिया के तार भी जोड़ रहा था। पार्टियां, मुलाकातें और गुप्त समझौते, यह सब उस नेटवर्क का हिस्सा बन गए थे। कुछ चेहरे इस कनेक्शन को जानते थे, कुछ सिर्फ इस्तेमाल हो रहे थे और कुछ खामोश रहकर इस खेल को आगे बढ़ा रहे थे। धीरे धीरे यह साम्राज्य सिर्फ अपराध तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें राजनीति, आतंकवाद और अब सिनेमा की भी परतें जुड़ चुकी थीं। यह एक ऐसा जाल बन चुका था जिसमें हर धागा किसी न किसी बड़े मकसद से जुड़ा था। 1993 के मुंबई धमाकों ने इस साम्राज्य को दुनिया के सामने ला दिया। यह पहली बार था जब भारत ने महसूस किया कि अंडरवर्ल्ड सिर्फ अपराध नहीं,
बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा बन चुका है। इस घटना के बाद दाऊद इब्राहिम भारत का सबसे वांछित अपराधी बन गया, लेकिन तब तक वह देश की सीमाओं से बहुत दूर निकल चुका था। दुबई से कराची तक उसका सफर सिर्फ भौगोलिक बदलाव नहीं था, बल्कि एक रणनीतिक कदम था। कराची में उसने अपने नेटवर्क को और मजबूत किया, जहां उसे सुरक्षा और संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। यहां से वह अपने साम्राज्य को और भी विस्तार देने लगा और उसका नेटवर्क पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो गया। इस बीच अंडरवर्ल्ड के अंदर भी दरारें पड़ने लगी। छोटा राजन, जो कभी दाऊद का करीबी सहयोगी था, अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। यह टकराव सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच नहीं था, बल्कि दो अलग विचारधाराओं के बीच था। एक तरफ दाऊद का वैश्विक और संगठित नेटवर्क था, तो दूसरी तरफ छोटा राजन का स्थानीय और आक्रामक दृष्टिकोण। इस संघर्ष ने अंडरवर्ल्ड को दो हिस्सों में बांट दिया और इसका असर सिर्फ अपराध जगत तक सीमित नहीं रहा। यह संघर्ष सड़कों, शहरों और देशों तक फैल गया। हर जगह, हर मोड़ पर एक अदृश्य युद्ध चल रहा था, जिसमें कोई नियम नहीं थे और कोई सीमा नहीं थी। समय के साथ दाऊद इब्राहिम का नाम एक रहस्य बन गया। उसकी मौजूदगी के बारे में कई दावे किए गए, लेकिन कोई भी उसे पकड़ नहीं सका। वह हमेशा एक कदम आगे रहता, हमेशा परछाइयों में छिपा रहता। यह वही अदृश्यता थी जिसने उसे इतना शक्तिशाली बना दिया था। आज दशकों बाद भी दाऊद इब्राहिम का साम्राज्य पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। उसका नेटवर्क अभी भी कहीं न कहीं सक्रिय है और उसकी कहानी अभी भी अधूरी है। यह सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि उस सिस्टम की कहानी है जो परछाइयों में काम करता है और दुनिया को बिना दिखे प्रभावित करता है। मुंबई की सड़कों पर अब शांति है, लेकिन उस दिन की गूंज आज भी सुनाई देती है। यह गूंज याद दिलाती है कि अंडरवर्ल्ड का यह अदृश्य साम्राज्य कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। वह सिर्फ अपना रूप बदलता है, अपनी जगह बदलता है, लेकिन हमेशा कहीं न कहीं मौजूद रहता है।